तो 3 रूल पढ़ने के बाद, ऑफ बोस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल पढ़ने के बाद हम जहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे अब हम सफिशेंटली एबल हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए। ठीक है, जो इतने दिन से हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ एलिमेंट्स। कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, और अगर किसी ने ये तीनों रूल्स ऑफ बोस प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हंट्स रूल मिस किया है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को यहीं पे रोक के उन तीनों रूल्स को रिवाइज़ करें। ठीक है, अगर किसी को भूल गया है तो वो भी देखे, किसी ने बिल्कुल नहीं देखा है तो वो भी देखे, रिवाइज़ करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो रूल्स नहीं पता होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मुश्किल लगेगी। कर आप लेंगे, फिर भी आप शायद याद रख लें या रट्टा मार लें जिसे कहते हैं, शायद आप वो करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर भी लें, लेकिन आप पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाएंगे इसकी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कौन से रूल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आप याद तो कर लेंगे फिर भी, लेकिन आपके लिए ज़्यादा एडवाइजेबल ये है कि आप रूल्स को पहले अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स में जाने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए जिनकी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। एक आपको ऑफ बोस प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और आई होप आपको पता है क्योंकि हमने इनमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है समझने में। ऑफ बोस प्रिंसिपल इन शॉर्ट ये कहता है कि जिस शेल में कम एनर्जी होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। ठीक है, दूसरा रूल जो हमने पढ़ा था वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। इन शॉर्ट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, बिल्कुल ही अगर लेमन टर्म्स में समझना हो तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम पोजीशन। मतलब जो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे उनकी जो वैल्यू थी 4 की 4 किसी के लिए सेम नहीं हो सकती। उसका ये मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है या दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उन दोनों की सेम पोजीशन नहीं हो सकती। वो या तो किसी अलग शेल में होंगे, या तो किसी अलग ऑर्बिटल में होंगे, या तो उनकी स्पिन अलग होगी। ठीक है, तो वो 4 के 4 वैल्यूज़ उनकी सेम नहीं होंगी। इससे हमारा ये मतलब है कि वो एक पोजीशन पे नहीं हो सकते, उनकी पोजीशन अलग अलग होगी। ओके, ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर हमने पढ़ा था हंट्स रूल। ठीक है, या हंट्स रूल। अब हंट्स रूल क्या कहता है कि वो कहता है कि जहाँ पे भी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होंगे, जिन्हें डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं, यानी डी ऑर्बिटल्स में 5 या डी सबशेल में 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, या पी सबशेल में 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, वैसे ही पी डी, उसके बाद एस पी डी एफ, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सबशेल के अंदर ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं। तो उस एक सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं उन्हें कहा जाता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले सिंगली फिल किए जाते हैं, सिंगल। ठीक है, सेम स्पिन के साथ। उसके बाद जब वो हाफ फिल हो जाते हैं सारे के सारे, एक एक इलेक्ट्रॉन उन सारे में आ जाता है, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद अगर एक और इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना हो तो फिर जाके हम किसी एक में ऐड करते हैं, पेयरिंग तब शुरू की जाती है। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में पेयरिंग सिर्फ तभी की जाती है जब और कोई ऑप्शन ना बचे। ठीक है, या तब तक उनको हाफ फिल्ड रखा जाता है जब तक हो सके, या तब तक सिंगल फिलिंग की जाती है जब तक हो सके। ओके, तो ये 3 तो मेन प्रिंसिपल थे। उसके बाद हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हम कैसे डिसाइड करते हैं, 2n स्क्वायर रूल से। और उस शेल का जो नंबर होता है वो उसका n होता है। जैसे k शेल का n इज इक्वल टू 1 होता है, l का n इज इक्वल टू 2, m का n इज इक्वल टू 3। ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, k l m n o p, तो वैसे वैसे उनका n वैल्यू बढ़ती जाती है। ये भी हमने पता कर लिया है, तो हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा है तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो जिसने भी कुछ भी मिस किया वो वापस जाए, मैं उसको यही एडवाइस करूँगा, वो सब कुछ देख के फिर वापस आए। ओके, तो ये एक और रूल है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है हम 2n स्क्वायर भर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर k शेल है, k के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 2 इंटू 1 2, तो k शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। वैसे ही अगर l की बात करें
2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 इंटू 2 8। एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एम में अगर आप 2n स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप एम में, है ना। तो ये एक और रूल है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम सारे शेल्स को एनर्जी वाइज अरेंज करें, जैसे 1s को पहले, उसके बाद 2s और 2p, फिर 3s 3p 3d, अगर हम नीचे नीचे एक टेबल बनाएं इस तरह का और एरोज के थ्रू यानी इस डायरेक्शन में चलें, इन एरोज का मतलब है पहले इस डायरेक्शन में, फिर वापस ऊपर जाके फिर दूसरा एरो वो डायरेक्शन, फिर ऊपर जाके फिर तीसरा एरो उस डायरेक्शन में, अगर हम ऐसे ऐसे चलें तो हमें जो सीक्वेंस मिलता है वो सीक्वेंस हमें बताता है n+l सीक्वेंस होता है ये, ठीक है। n+l सीक्वेंस हमने ऑफ बोर्स प्रिंसिपल में पढ़ा था, जिसको नहीं पता है वापस जाए। तो ये सीक्वेंस हमें क्या बताता है कि किस सबशेल की एनर्जी कम है वो पहले, फिर उसके बाद। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से जो सबशेल पहले आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले डाले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो वापस जाएं, अगर पता है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पहले 1s में आएगा, जैसे हम एरो के हिसाब से चलें, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे, और उसी एनर्जी लेवल का 3s होता है लेकिन उसका n वैल्यू ज़्यादा है तो वो 2p के बाद आएगा, फिर उसके बाद 3p, फिर उसके बाद 3p के बाद 3d आना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3p के बाद सेम एनर्जी होती है 4s की, लेकिन उसकी n वैल्यू ज़्यादा है, उसका n = 4 है, तो वो 3p के बाद आएगा, ठीक है। 3p आने से के बाद 4s आता है, फिर जाके 3d आता है, 3d के बाद 4p 5s, और ऐसे ही अगर हम बाकी सारे शेल्स भी नीचे नीचे लिखते जाएं और इसी सीक्वेंस में चलें, ये जो एरो वाला या फिर n+l रूल के हिसाब से बना लें हम, तो हमें बहुत लंबी एक सीरीज़ बन सकती है। हमें उतनी सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। सबसे पहले 1s2, इतने में हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, जितनी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज करनी है उतनी हमारी सफिशेंट है इस सीक्वेंस के लिए। ये सीक्वेंस हमारे लिए सफिशेंट है। तो पहले 1s होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एंड 5s। एक और मेन बात, s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो s सबशेल जहाँ पे भी हमें दिखेगा हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे उसमें, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, इन्फिनिटी s हो, s सबशेल जहाँ पे भी आपको दिखे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होते हैं, ठीक है। ये आप दिमाग में बुलेट पॉइंट बना लें, ठीक है। उसके बाद p ऑर्बिटल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो सब में 2-2, ओके, 2-2 और 2 6। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए। तो p ऑर्बिटल या p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और p सबशेल एज ए होल 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। वैसे ही d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और सब ऑर्बिटल 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो डी सबशेल में ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जहां पे p दिखे आपको, p सबशेल दिखे जहां पे आपको, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखना। जहां पे d आएगा आपको याद रखना है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको और आगे जाना हो तो f जो सबशेल होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और g में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऐसे ऐसे आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने ऑर्बिटल्स किसी सबशेल में मल्टीप्लाइड बाई 2, उतने इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सकता है एज ए सबशेल, ठीक है, ओके। एनी हाउ, तो फिलहाल आप याद रखें s में 2, ये इसीलिए मैंने ऊपर लिख रखा है नंबर। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s में 2 आ सकते हैं, 2p में 6 आ सकते हैं, 3s में 2 आ सकते हैं, 3p में 6 आ सकते हैं, 4s में 2, 3d में 10, ठीक है, 4p में दोबारा से 6 और 5s में 2। तो ये एक और रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखें। तो ये हमारे मेन रूल्स हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से पहले पता होना चाहिए, और हमने इनको रिवाइज कर लिया। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द मोस्ट अवेटेड प्रोसीजर, जो जिसकी अभी तक हम सिर्फ बात ही कर रहे थे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। हम करेंगे फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। चलिए पहले उनका एक बार नाम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हाइड्रोजन। मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलूँगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नाम लूँगा, तो आप समझिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं उनके एटम्स के अंदर। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये हमारे फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं। ओके, आइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। एक बार सीक्वेंस देख लीजिए, इस सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सो पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसकी आप डायग्राम देख लीजिए, 1s में एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एक स्पिन के साथ इसको डाल लीजिए। आप इसे हाफ स्पिन ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो दूसरी हाफ स्पिन होती है अपोजिट, आप उसमें भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि अब हमें बुक्स में ऐसे लिखा गया है, तो हम वही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अगर आप इसको अपोजिट स्पिन के साथ भी, सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ भी लिख दें तो वो गलत नहीं होगा, तो कोई उसके साथ ऐसा कुछ मैटर नहीं है। ओके, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब s सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 1s में ही आएंगे। ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसकी डायग्राम देख लीजिए। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1। डायग्राम देख लीजिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वो कम्प्लीटली फिल, तो हम फिर शेल चेंज कर देंगे। फिर 2 नंबर के शेल में चले जाएंगे हम, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 1 हमें डालने हैं क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, फिर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, तो 2s भी फिल हो जाएगा इसमें। डायग्राम देख लीजिए आप, 1s में भी 2 आ जाएंगे और 2s में भी 2 आ जाएंगे। उसके बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p1। अब इसमें p सब शेल इंट्रोड्यूस हो गया, तो px में भी 1 डाल सकते हैं, py में भी 1 डाल सकते हैं, pz में भी 1 डाल सकते हैं, किसी में भी आप डाल सकते हैं। हमने px में 1 डाल दिया, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ऐसे नहीं करना कि px में भी एक डाल दो, py में भी और pz में भी, वो गलत हो जाएगा। फिर वो किसी और एलिमेंट की कन्फिग्रेशन हो जाएगी। वो किसकी होगी वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना। अगर आप px में करना चाहें, py में करना चाहें, pz में, किसी एक में कर सकते हैं, लेकिन एक ही करें, कहने का मतलब ये है। ओके, तो आप डायग्राम इसकी देख लीजिए। उसके बाद बोरॉन के बाद हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कार्बन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत अबंडेंट है, और कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक्स का, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या ऑर्गेनिक कुछ भी चीज़ आप बोलो, ऑर्गेनिक के लिए कार्बन बहुत ज़रूरी है। कार्बन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों, ठीक है, इनको आप याद रख लें क्योंकि कार्बन जो है ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, ठीक है। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स उन्हें कहा जाता है। और ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस समझ लीजिए, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे इसमें। ओके, सो कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स या 6 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 और 2p2। तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ऐड कर लीजिए सेम स्पिन के साथ, 2px में, और एक py में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट नाइट्रोजन, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p3, तो p हाफ फिल हो गया, ठीक है। एक 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 तीनों में आगे सेम स्पिन के साथ। अब इसके बाद जो हमारा क्या था, जो हमारा प्रिंसिपल था, वो हमें बताएगा कि पेयरिंग अब शुरू करो, ठीक है। जो पेयरिंग करने वाला हमारा रूल था वो बताएगा हमें इधर। तो ऑक्सीजन है नेक्स्ट, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, 1s2 2p2 और 2p4। तो p में पहले हमने 3 ऐड कर लिए, बाकी सब सेम रहेगा, 1s में 2, 2s में 2, 2p में, तीनों में हमने px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया हर्ट्ज रूल के हिसाब से, और एक इलेक्ट्रॉन फिर जो बच गया वो हम px py pz में से किसी में भी ऐड कर सकते थे, हमने px में ऐड किया है अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। ये हर्ट्ज रूल के हिसाब से हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, वैसे ही फिर सेम कन्फिग्रेशंस हैं, आप आगे चलते रहेंगे। अगर ऑक्सीजन के बाद हम फ्लोरीन की बात करें, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p5, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा 2p ऑर्बिटल में, या 2p सबशेल में, ठीक है। डायग्राम देख लें इसकी। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6, मतलब अब p ऑर्बिटल भी या p सबशेल भी
फिल होने वाला है, ध्यान दें, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में px में भी 2, py में भी 2, pz में भी 2। ठीक है, पहले हमने px में एक एक, py में pz में एक एक डाला, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचे, वो 3 हमने फिर से px py pz में दिए, तो अब 2p भी फिल हो गया। ओके, तो ये नियॉन है, नियॉन कंप्लीटली फिल्ड है, इसके सारे ऑर्बिटल्स या शेल्स जितने भी इसमें होते हैं, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो हाफ फिल कन्फिग्रेशन और फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन की भी हम बात करेंगे, तो मैं आपको स्टेबिलिटी की बात बताऊंगा। अभी हम सिर्फ इतना बता दूं कि जिसमें कंप्लीटली फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल्स या सब शेल्स, वो चीज़ स्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है ना लूज़ करने के लिए, तो जिसमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगी वो क्या होगी, वो अपनी जगह खुश होगी, वो स्टेबल होगी। तो इसलिए नियॉन जो है ये नोबल गैस है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और ये स्टेबल होती है, नोबल गैस जितनी भी होती हैं वो स्टेबल होती हैं। ठीक है, नियॉन के बाद सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करनी हो तो एटॉमिक नंबर 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब दोबारा से p तो ख़त्म हो गया, तो हम p में 2 ही सब शेल होते हैं, या जो सेकंड शेल होता है उसमें 2 ही सब शेल होते हैं, एक तो 2s और 2p दोनों फिल हो गए। अब हम थर्ड शेल में जाने की बात करेंगे तो 3s की बात आ जाएगी। 3s में या थर्ड शेल में सबसे कम एनर्जी वाला शेल होता है 3s। आप ऊपर सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस 2p के बाद हमने 3s जाना होता है, तो 3s आ गया इक्वेशन में, 3s में एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3s भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, 13 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब 3s कंप्लीट होने के बाद हमें नेक्स्ट कहाँ जाना है, 3p में। देखिए, तो 3p इक्वेशन में आ गया, 3p में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो px py pz किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे किया है। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। p जो 3p है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने मेन रूल्स की बात कर ली है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे देखनी है, इसलिए मैं आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये मत समझिए कि सेम ही चलता रहेगा, बीच में फ़र्क आएंगे। ठीक है, और वो फ़र्क समझाने के लिए आपको हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना ज़रूरी है। सिलिकॉन में देखिए, सिलिकॉन में हमने बात कर ली, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। क्योंकि 1s2, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 और 4 10, 3s में 2, 10 और 2 12, और 3p में कितने बचे, फिर हमें 15 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने थे, तो 15 माइनस 12, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे, वो हमने p सब शेल में डाल दिए, तो 3p सब शेल में एक और एक। तो ये डायग्राम इसकी इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमने फास्फोरस देख लिया। अब आ जाइए, हम बात करेंगे सल्फ़र की। अब सल्फ़र में 16 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ठीक है, क्योंकि उसमें 6 आ सकते हैं, तो जब तक 6 पूरे नहीं होंगे हम 3p सब शेल को चेंज नहीं करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए उसमें, हंट्स रूल के हिसाब से कहीं भी ऐड कर सकते हैं आप। तो हमने इस तरह से ऐड कर लिया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बच गया था। उसके बाद क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2, 2s2, 2p6। 2p6 तक 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप इसको शॉर्टकट ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 2p6, फिर 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12, और हमें कितने 17 जो है एडजस्ट करने हैं, तो 17 माइनस 12, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो 5 के 5 हम p ऑर्बिटल में डाल देंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट कर सकता है। तो हमारी नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आप इसकी डायग्राम देख लीजिए, वही है सेम, 3p में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। उसके बाद आर्गन, आर्गन क्या है, एक, बिल्कुल नोबल गैस। ठीक है, तो अगर वो नोबल गैस है तो इसका मतलब ये है कि नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है, आप
इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं। नोबल गैस जितनी भी होंगी सब की ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल्ड होंगे, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनके सब शेल्स को कम्प्लीटली फिल कर रहे होंगे, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं बचा होगा। ठीक है, तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p6 तक 10 होते हैं, 3s2 दो और हो गए तो कितने हुए 12, हमें एडजस्ट करने 18, 18 माइनस 12 होते हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम 3p में डाल देंगे और उतने ही p इलेक्ट्रॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एडजस्ट कर सकता है, तो क्या होगा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आर्गन एक और कंप्लीटली फिल्ड। इससे पहले कौन सी कंप्लीटली फिल्ड थी, याद करें ज़रा, इससे पहले कंप्लीटली फिल्ड नियॉन थी, वो भी एक नोबल गैस है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो नियॉन के बाद उसके नीचे क्या आता है, आर्गन। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सबसे स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीटली फिल्ड होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी बताती है कौन सी चीज़ें रिएक्ट कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें रिएक्ट नहीं कर सकती, ये हमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलेगा। जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी होगी रिएक्शन करने की, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली फिल्ड है, उसे ज़रूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाने की या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होने की, उसको ज़रूरत ही नहीं है ना, तो वो क्यों केमिकल रिएक्शन करेगी। तो ऐसी चीज़ें केमिकली इनर्ट होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है, उससे थोड़ी कम स्टेबल चीज़ें होती हैं हाफ फिल्ड, जिनकी सबशेल हाफ फिल्ड होते हैं, वो हम सब बात करेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आयरन के बाद नेक्स्ट आएगा पोटेशियम, 19 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ऐसे क्योंकि 3p के बाद हमने 3d नहीं जाना है, आप याद करें 3p के बाद 4s आता है एनर्जी के हिसाब से, तो 3d 4s के बाद आएगा, तो 4s में डालेंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो एक हमें डालना है इसमें फिलहाल, क्योंकि एक बच रहा है हमारा। 3p6 आया तो 4s1। ठीक है, 3p तक कितने इलेक्ट्रॉन थे, गिनते हैं दोबारा से, 1s में 2 थे, 2s में 2, 2p में 6, 2p तक 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 3s में 2 हो गए 12, 3p में दोबारा 6 आ गए तो 18 इलेक्ट्रॉन 3p तक आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ना, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम होता है इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो 4s में जाएगा। ठीक है, और 20th एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का वो है कैल्शियम, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 20 होंगे, एटॉमिक नंबर 20 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ठीक है, 4s2 देख लीजिए, ऊपर 4s में 1 था, यहाँ पे 2 था, डायग्राम क्या बता रही है हमें, ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, तो 4s यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट 4s के बाद 3d आता है, तो 21st जो एलिमेंट होगा उसमें 3d की इंट्रोडक्शन हो जाएगी, तो 21st जो है वो स्कैंडियम है। स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने का ना एक छोटा तरीका भी होता है, शॉर्टकट में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जा सकती है, लेकिन मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपको मुश्किल हो सकती है। ठीक है, या वैसे भी शॉर्टकट अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में ही करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या देखेंगे कि स्कैंडियम से पहले जो भी नोबल गैस आती है, ठीक है, जो भी नोबल गैस आती है स्कैंडियम से पहले, हम उसको डायरेक्ट लिख दें, नोबल गैस का जो फॉर्मूला जो सिंबल होता है हम वो लिख दें, और उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं इस वाले एलिमेंट में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम से पहले जो नोबेल गैस आती है जिसकी हमने बात की थी वो थी आर्गन। ठीक है, आर्गन हमने लिख दिया, उसके बाद आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 है ना, और आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ खत्म हो रही थी, 3p में पूरे के पूरे कंप्लीटली फिल्ड थे, तो अगर हमने आर्गन लिख दिया यहाँ पे तो आर्गन का मतलब 3p तक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख चुके हैं, अब वो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे बचे कितने, 3p के बाद 4s और 3d इसमें इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, आर्गन में
18 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए थे, 4s में 2 और आ गए तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा एक तो 3d1। तो आर्गन 4s2 3d1 जो स्कैंडियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है, इसके बाद हम थोड़ा शॉर्टकट में ही लिखने वाले हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप फुल में भी लिखें, वैसे आप फुल में ही लिखें, और अगर आपको फिर प्रॉब्लम होती है तो फिर आप शॉर्टकट में लिख लें। तो आर्गन 4s2 3d1, आर्गन का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, अब 4s इसमें आया 4s2 3d1। तो ये स्कैंडियम की, इसमें 3d ऐड हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन 3d के फर्स्ट ऑर्बिटल में आ गया। फिर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही लिख देंगे आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डायरेक्ट लिख देंगे आर्गन, और 4s2 जैसे ऊपर था, और 3d में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब ऐड हो जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसमें। आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन थे, 4s में 2 और आ गए तो 20 बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो हमने डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल में डाल दिए। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन 4s2 3d3। ठीक है, अब आती है बात क्रोमियम की। क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होनी चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन, 10 यहाँ तक हो गए। फिर 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और आगे 12, 3p6 18। अब 4s2 और 3d4 होनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्रोमियम आपकी पहली एक्सेप्शन है, याद रखें, क्योंकि ये आपको 1 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा एलिमेंट जो है टॉप 30 में से या टॉप 30 एटॉमिक नंबरों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे पहले जो एक्सेप्शन दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो वो क्रोमियम है। या आपको क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही पूछ सकते हैं सीधे कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दो, तो आप अगर वैसे ही करेंगे जैसे मैं आपको बाकी बताते आ रहा था तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब पहली बात, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, पहले हम वो बात करते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो सेम है। अब 3d5 या 3d में जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे वहाँ पे 5 है, और 4s जो पहले ऊपर वाले वेनेडियम में कंप्लीट था जो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d के जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट है। ठीक है, हमने एटम को एक्सपेरिमेंटली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट की हुई है, ये नेचर ने कर रखी है, हमने नहीं किया। हम सिर्फ बता रहे हैं, हमने एक जनरल रूल बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सेम ही रूल पे चले, क्योंकि नेचर अपने रूल्स बदलती रहती है अपनी कन्वीनियंस से। ठीक है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो एक्सेप्शंस आती हैं इनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये क्यों हुई। कोई नहीं बता सकता आपको कि क्रोमियम में ऐसा क्यों होता है। हाँ, हम एक जनरल ये बता सकते हैं कि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर हम 4s की बात करें, ये तो कंप्लीटली फिल था, लेकिन 3d में एक इलेक्ट्रॉन बचता था। देखो ना, अगर 4 होती 3d में, अगर हम 4 डालते तो एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाता, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर कम रह जाता तो 4s तो कंप्लीटली फिल्ड होता, लेकिन 3d की स्टेबिलिटी कुछ खास नहीं होती। तो ये एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है और 3d में डाल देता है। तो 4s भी हाफ फिल्ड और 3d भी हाफ फिल्ड, और मैंने आपको क्या कहा था कि कंप्लीटली फिल्ड तो स्टेबल होती है, लेकिन उससे अगर थोड़ी कम स्टेबिलिटी की हम बात करें, अब फुल फिल्ड तो हो नहीं सकता ना क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कोशिश करता है कि ये सेकंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म अटेन करे। तो ये क्या करता है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d में डाल देता है। तो 4s भी हाफ फिल्ड 3d भी हाफ फिल्ड, तो उससे क्या होता है, एक जनरल स्टेबिलिटी आ जाती है। ये लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ऐसा हम मतलब ऐसा पत्थर पे लकीर नहीं लगा सकते हम कि ये ऐसा है, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। ये करता है एटम ऐसा, और हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये क्यों करता है। तो बस आपको याद रखना है कि एक्सेप्शन है, क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में
एक्सेप्शन दिखाता है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे कोर्सेज में जो आ रहे हैं 30 तक जो हम बात करेंगे उसमें से पहला ये है, एक आध और है। तो पहला ये है, क्रोमियम जो है एक्सेप्शन दिखाता है 4s1 3d5। तो ध्यान रहे, क्रोमियम एक्सेप्शन दिखाता है। इसकी आप दिमाग में बुलेट पॉइंट बना लें इसे, कि क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शन दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमियम के बाद मैंगनीज 25 इलेक्ट्रॉन। अब हम वापस नॉर्मल पे आ जाएंगे। 4s इसमें कितने 25 इलेक्ट्रॉन थे, तो बाकी आर्गन वाली जितनी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3p तक, वो तो सेम ही रहेगी 3p6। अब क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन कम था 4s में वो ऐड हो जाएगा और 3d5 ही रहेगा, क्योंकि वो तो हाफ फिल्ड ही है ना पहले से। तो अगर 4s में एक इलेक्ट्रॉन डालने की जगह 3d में एक और इलेक्ट्रॉन डालें तो 3d में पेयरिंग हो जाएगी। उतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अगर 4s को कम्प्लीटली फिल्ड कर दें तो, है ना, क्योंकि एक डिसअलाइनमेंट आ सकती है। तो वो क्या करते हैं, 4s में एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं और 3d जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे ही रहते हैं, 5 के 5 उधर ही रहते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया अब मैंगनीज में क्रोमियम के बाद, वो एक इलेक्ट्रॉन 4s में ऐड हो गया। तो आप डायग्राम देख लें और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख लें। फिर हम दोबारा थोड़ा नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएंगे। मैंगनीज के बाद आयरन 26 एलिमेंट, 26th एलिमेंट, और 26 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो आर्गन हमने लिख दिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्टकट में हम लिखते हैं। उसके बाद 4s2 और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, क्योंकि अब d जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम चलते रहेंगे, अब d में ही डालते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को जो एक एक एक्स्ट्रा आते जा रहा है। आयरन के बाद कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो भी d में ऐड हो जाएगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे हम, 4s2 3d7। और डायग्राम देख लें, 4s में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 3d में, और 4s तो वैसे ही रहेगा, 3d में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ओके, अच्छा ये जो आपको 4s और 3d खाली मैंने बनाया हुआ है, इससे पहले वाला आपको मैं होप करता हूँ आप समझ गए हो, इसलिए मैंने वो नहीं लिखे। वो भी लिखने हैं, अगर आपको डायग्राम बनाने की बात आए तो वो भी आपको ऐड करने हैं इसमें, लेकिन अब यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए सिर्फ मैंने 4s और 3d ऐड किए हैं। आप ऑटोमेटिकली ये समझिए कि इससे पिछले जितने भी हैं वो वैसे ही हैं, वो कम्प्लीटली हैं और वो लिखने हैं। ठीक है, तो जहाँ पे चेंज आ रहा है मैं सिर्फ वहीं पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे कोबाल्ट की बात हो गई। निकल की बात करेंगे, 28 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन तक हमने लिख दिया, और 4s2, आर्गन में 18, 4s में 2 20, और हम निकल की बात कर रहे हैं तो 28 हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा हैं वो डी में चले जाएंगे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए कॉपर। फिर वही बात जो क्रोमियम में हुआ था, कॉपर भी एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शन दिखाता है। ठीक है, तो टॉप 30 में जितने इलेक्ट्रॉन जितने भी एलिमेंट्स हैं, दो उसमें एक्सेप्शन दिखाते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, एक है क्रोमियम, एक है कॉपर। ठीक है, तो आप इसे कहीं लिख लें या याद रख लें, या जैसे भी आप याद रखना चाहेंगे आप ज़रूर इनको लिख दें, क्योंकि क्या पता एक एक नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में फ़र्क डालती हैं। अब आप स्कूल के एग्ज़ाम कहिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहिए, एक एक नंबर से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो एक्सेप्शन दिखाता है। अब वो एक्सेप्शन क्या होगी कि 3D में अब आने तो चाहिए थे 9 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 3D 8 के बाद 3D 9 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, सेम वही बात करता है कि 3D को ये कंप्लीटली फिल्ड कर देता है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था, क्योंकि अगर 3D 9 होते तो क्या होता कि एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाता है इसको फिल होने में, क्योंकि वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3D को फुली फिल्ड कर देता है। तो एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो, और एक 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, तो 3D कंप्लीटली फिल्ड हो गया और 4s में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, आर्गन तक सेम रहेगी, फिर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 3D 10 हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आया निकल के बाद, क्योंकि निकल 28 था ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग थी, आप देखें। और जो कॉपर था उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, निकल के बाद कॉपर आता है, 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और बाकी जो है उसमें एक्स्ट्रा पहले से थे, तो इसकी कन्फिग्रेशन 4s1 3d 10 हो जाएगी, ताकि ये स्टेबल रहे। 3d बड़ा ऑर्बिटल है एज कम्पेयर टू 4s, तो ये क्या करेगा, 3d को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, और 4s में भी
उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो इसके लिए। और साथ में 3D जो है, देखिए 3D जो है अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो तो ना वो कम्प्लीटली फिल्ड है ना वो हाफ फिल्ड है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन अगर उसको 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ये दे देता है तो 3D कम्प्लीटली फिल हो जाता है, और 4s हाफ फिल रहता है क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक कम्प्लीटली फिल्ड और एक हाफ फिल्ड, ज़्यादा स्टेबिलिटी। हमने क्या बात की, स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से आती है, या तो फुल्ली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो, दोनों ही तरीके से स्टेबिलिटी आती है। तो ये क्या करता है, 3D को एक इलेक्ट्रॉन कम देने से बेटर ये समझता है कि एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकाल दिया जाए, उसको हाफ फिल्ड कर दिया जाए और 3D को कम्प्लीटली फिल्ड कर दिया जाए। तो 4s हाफ फिल्ड, 3D फुल्ली फिल्ड, तो स्टेबिलिटी बेटर होगी। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अब ये दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये कोई रूल नहीं है, हम नहीं बता सकते क्योंकि ये नेचर में ऐसा हुआ है। और नेचर क्यों क्या करती है, कब करती है, वो नेचर के अपने लॉज होते हैं, हम सिर्फ उन्हें पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री या साइंसेस क्या हैं, नेचर के लॉज को एक्सप्लेन करना ही साइंस है। हम बना थोड़ी रहे हैं, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कॉपर में ऐसा होता है, तो वो क्यों होता है हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। मे बी आगे जो एक्सेप्शंस आए पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट में, वो सेम रीज़न से ना हो रही हूँ, वो किसी और लॉ से हो रही हूँ, ठीक है। तो जब भी जहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगी साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक अलग एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ठीक है। सो केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस मिलेंगी, तो आप तैयार रहें उस चीज़ के लिए। कहीं पे भी आपको पहले रूल पढ़ा दिए जाएंगे और फिर उसके बाद एक्सेप्शन भी आएगी, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि रूल तो ये बता रहा था लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो वो किसी के हाथ में नहीं है, नेचर ही ऐसी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इसीलिए थोड़ी बहुत लोगों को मुश्किल भी लगती है, क्योंकि इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल जो हैं वो कभी कभी हार्ड एंड फास्ट नहीं रहते, वो बेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर उन्हें बेंड करती है, वो किसी के हाथ में नहीं है। सो कॉपर दोबारा से एक एक्सेप्शन है। उसके बाद 30th एलिमेंट है जिंक, ठीक है। तो जिंक 30 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन तक 18 हो गए, 4s2 20 हो गए, बचे 10, और 10 के 10 3D में, वापस वही। तो आर्गन 4s2 3D 10। तो ये आप इसकी डायग्राम देख लीजिए, 4s में भी 2, 3D में भी पूरे 10, और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना अब आ गई हो और आपने पूरे ध्यान से ये देखी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।